नमस्कार। आज हम बिहार के एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र की कहानी में उतरेंगे जहां एक तरफ आपको जबरदस्त राजनीतिक जीत दिखती है तो दूसरी तरफ है जनता का कभी न खत्म होने वाला संकट। ये कहानी है चिरैया की। चलिए शुरुआत इस एक नंबर से करते हैं। 39,360। ये 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत का अंतर था। जरा सोचिए कितना बड़ा मार्जिन है ये। यही नंबर हमें बताता है कि वहां के मौजूदा विधायक का राजनीतिक किला कितना मजबूत है। लेकिन इस जबरदस्त जीत के पीछे की जमीनी हकीकत क्या है? इस स्लाइड को देखिए। बाढ़, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीन यहां की सबसे बड़ी, सबसे गंभीर समस्याएं हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी जीत और लोगों की इतनी गहरी तकलीफ, इन दोनों के बीच का ये फासला कैसे मुमकिन है? और यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज के इस विश्लेषण में खोजने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इन आंकड़ों की परतें खोलते हैं। ठीक है, तो इस जीत का एक तरह से पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले 2020 के चुनाव के उन नंबर्स को देखते हैं जो हमें पूरी तस्वीर साफ साफ दिखा देंगे। अच्छा, अब जरा वोट शेयर पर नजर डालते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, बीजेपी को मिले लगभग 45.5% वोट। लेकिन यहां एक लेकिन है। अगर हम आरजेडी और उनके जो बागी उम्मीदवार थे उनके वोट्स को एक साथ जोड़ दें तो ये आंकड़ा विजेता को एक बहुत बड़ी चुनौती दे सकता था। और ये हैं वो मुख्य खिलाड़ी। लाल बाबू प्रसाद गुप्ता की जीत तो साफ दिख रही है, पर ध्यान दीजिए अच्छे लाल प्रसाद पर, जो बागी उम्मीदवार थे। उन्होंने लगभग 35,000 वोट काटे, जिसने विपक्ष के वोट बैंक को सीधे सीधे दो हिस्सों में बांट दिया। तो ये तो हुआ कि क्या हुआ? अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब आप जानते हैं, विपक्ष के अंदर की बहुत पुरानी और सिस्टम से जुड़ी समस्याओं में छिपा है। ये स्लाइड एक पैटर्न दिखाती है और ये पैटर्न काफी चिंताजनक है। आप देखिए 2015 में हार का अंतर सिर्फ 4,000 वोटों के आसपास था और 2020 आते आते ये फासला बढ़कर लगभग 40,000 हो गया। मतलब ये कोई एक चुनाव की बात नहीं है, ये एक ऐसी हालत है जो लगातार बिगड़ती जा रही है। ये एक लाइन इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। जो पार्टी चुनौती दे रही है उसकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि जमीन पर, बूथ लेवल पर उनका जो ढांचा है वो पूरी तरह से बिखर चुका है। चलिए दोनों तरफ की तस्वीर देखते हैं। एक तरफ है आरजेडी, जहां लगातार अंदर ही अंदर खींचतान चलती है, गुटों में एक दूसरे पर भरोसा नहीं है और 3 चुनावों के बाद भी अपनी रणनीति में कोई बदलाव लाने की कोशिश नहीं दिखती। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पास एक मजबूत और वफादार वोटर बेस है, ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग का बड़ा समर्थन है और उनका डिजिटल कैंपेन भी काफी संगठित है। अब जरा इस चुनावी गणित से बाहर निकलते हैं और चिरैया की जमीनी हकीकत पर आते हैं। वहां के लोगों के रोज के संघर्षों को समझते हैं। चिरैया में जिंदगी की और वहां की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी सच्चाई है हर साल आने वाली बाढ़। ये सिर्फ कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये एक सालाना तबाही है जो खड़ी फसलें, घर, सड़कें सब कुछ अपने साथ बहा ले जाती है। अब इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 49%। ये चिरैया में बच्चों में स्टंटिंग यानी बौनेपन की दर है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सीधे सीधे गवर्नेंस के फेलियर को दिखाता है। और इसकी कीमत कौन चुका रहा है? हमारे बच्चे। ये एक पूरी पीढ़ी के भविष्य का सवाल बन जाता है। और ये एक और चौंकाने वाला आंकड़ा है, 66%। ये वहां की माताओं में एनीमिया यानी खून की कमी की दर है। ये नंबर हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की एक डरावनी तस्वीर दिखाता है। सोचिए, जब इलाके का मुख्य अस्पताल ही बाढ़ में डूब जाता हो और छोटे स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ ही ना हो, तो वो लोगों का इलाज करेगा कैसे? और परेशानियां यहीं खत्म नहीं होती। कोई लोकल इंडस्ट्री है नहीं तो युवाओं को काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। सड़कें और पुल हर साल बाढ़ में बह जाते हैं। ईबीसी और महादलित समुदायों को लगता है कि राजनीति में उनकी कोई सुनवाई नहीं है और जो थोड़ी बहुत सरकारी योजनाएं आती भी हैं वो लोकल करप्शन की भेंट चढ़ जाती हैं। तो ठीक है, हमने समस्याओं को समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे एक्शन प्लान को देखते हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जनता का भरोसा जीतने का एक रोड मैप बन सकता है। ये स्ट्रैटेजी 3 बिल्कुल साफ और लॉजिकल स्टेप्स में बंटी हुई है। पहला, अपने संगठन को फिर से खड़ा कीजिए। दूसरा, नैरेटिव यानी कि विमर्श को सेट कीजिए। और तीसरा, चुनाव को सुरक्षित कीजिए। तो पहले फेज में सालों से चले आ रहे उम्मीदवारों की जगह नए और भरोसेमंद चेहरों को लाना होगा। बाढ़ पीड़ितों तक सीधी मदद पहुंचाने के लिए चिरैया संकल्प जैसी कोई पहल शुरू करनी होगी। और सबसे जरूरी,
हर बूथ कमेटी में समाज के सबसे पिछले तबकों को शामिल करके संगठन को जमीन से जोड़ना होगा। दूसरे फेज में पॉलिटिकल बातचीत का फोकस बदलना होगा। अभी के विधायक की जो नाकामियां हैं, चाहे वो बाढ़ राहत हो या स्वास्थ्य, उस पर ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक करनी होगी। किसानों के मुआवजे के लिए प्रदर्शन करने होंगे। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के फेलियर पर जो लोगों का गुस्सा है, उसे एक राजनीतिक आवाज देनी होगी। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये जो पूरी रणनीति है, चाहे संगठन बनाने की बात हो या नैरेटिव सेट करने की, ये सब तभी काम कर सकती है जब इसकी बुनियाद संवैधानिक मूल्यों पर टिकी हो। मतलब हर नागरिक की गरिमा, उसका सम्मान हो, जो भी बात हो वो तथ्यों पर आधारित हो, और हाँ, लोगों की प्राइवेसी और उनकी सहमति इन सिद्धांतों का पालन करना ही होगा। क्योंकि इन मूल्यों के बिना कोई भी राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल बनकर रह जाती है, जनसेवा नहीं। और यहीं पर आकर हम इस विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। क्या सेवा की राजनीति, जो लोगों के असली मुद्दों पर, उनकी तकलीफों पर आधारित है, वो वाकई में चिरैया के इस चुनावी अंक गणित को पलट सकती है? अगर कोई जन केंद्रित नेता बनकर अपने क्षेत्र का उत्थान करना चाहता है तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क किया जा सकता है, या 0804 204 1602 पर कॉल की जा सकती है। राजनीति से परे एक उद्देश्य।